वेलकम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब निर्माण के बारे में जानेंगे। इससे पहले हम उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब निर्माण के नियमों की एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। हम जानते हैं कि उत्तल दर्पण में फोकस और वक्रता केंद्र दर्पण के पिछले भाग की तरफ होते हैं और क्योंकि दर्पण एक अपारदर्शी वस्तु होता है इसलिए कोई भी प्रकाश की किरण इस दर्पण को क्रॉस करके फोकस और वक्रता केंद्र से वास्तविक रूप से नहीं गुजर सकती। इसलिए जो भी हम किरणें बनाएंगे पीछे की तरफ वह सब अवास्तविक होंगे। तो सबसे पहला नियम हमने पढ़ा था कि जो भी प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर होती है वह परावर्तन के बाद फोकस से गुजरती हुई प्रतीत होती है। वह इस प्रकार परावर्तित होगी कि हमें लगेगा कि वह फोकस से आ रही है। यह था हमारा पहला नियम। दूसरा नियम इसका बिल्कुल ऑपोजिट था कि जो किरण हमें फोकस की ओर आती हुई प्रतीत होगी, इसी को अगर हम उल्टा कर दें ये हमारी आपतित किरण बन जाए। जो किरण फोकस की ओर आती हुई प्रतीत होगी परावर्तन के बाद वह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तीसरा हमने नियम पढ़ा था कि जो प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र की ओर आती हुई प्रतीत होगी, इसे हम डॉटेड लाइन से इसलिए शो करते हैं क्योंकि यह अवास्तविक है। दर्पण के पीछे की सारी किरणों को हम डॉटेड लाइन से शो करते हैं क्योंकि वह अवास्तविक होती है। तो जो ही प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र की ओर आती हुई प्रतीत होगी वह उसी पथ से वापस लौट जाएगी। नेक्स्ट चौथा नियम था कि जो भी प्रकाश की किरण ध्रुव पर आपतित होती है वह परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के साथ समान कोण बनाती हुई परावर्तित होती है। ये दोनों कोण जो कि आपतन कोण और परावर्तन कोण ही है, ये दोनों बराबर होते हैं। अब हम वस्तु या बिंब की स्थिति के बारे में जान लेते हैं कि वस्तु दर्पण के सामने कहाँ कहाँ हो सकती है। हम जानते हैं कि दर्पण में प्रतिबिंब निर्माण के लिए वस्तु का उसके सामने होना जरूरी है और उत्तल दर्पण में दर्पण के सामने फोकस और वक्रता केंद्र जैसा कोई भी बिंदु नहीं है। तो इस केस में सिर्फ दो ही स्थितियां वस्तु की बन सकती हैं। वह होंगी एक अनंत पर कि वस्तु उससे बहुत ज्यादा दूर है, या फिर वह अनंत और ध्रुव P के बीच में है एक निश्चित दूरी पर। दो ही स्थितियां यहाँ बनेगी, एक अनिश्चित दूरी पर जब वस्तु हो यानी कि अनंत पर, और एक निश्चित दूरी पर हो यानी कि अनंत और ध्रुव P के बीच में हो। तो सबसे पहले हम पहला केस डिस्कस करते हैं जब हमारी वस्तु अनंत और ध्रुव P के बीच में किसी एक निश्चित दूरी पर होगी। सबसे पहले हम उस वस्तु को बनाएंगे जो कि एक तीर से दर्शाएंगे जो इस मुख्य अक्ष के लंबवत होगा। इसे हम A B से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ भी हम वही नियमों को यूज करेंगे जिससे प्रतिबिंब निर्माण करना आसान हो। तो सबसे पहले पहली प्रकाश की किरण जो मुख्य अक्ष के समांतर जाती है वह फोकस से आती हुई प्रतीत होगी। परावर्तन के बाद वह फोकस से आती हुई प्रतीत होगी। इसे हम डॉटेड लाइन से पीछे की ओर बढ़ा देंगे और हमें लगेगा कि यह किरण परावर्तन के बाद इस फोकस से होकर आ रही है। दूसरा नियम हम यहाँ यूज करेंगे कि जो प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र की ओर जाती हुई प्रतीत होती है वह उसी पथ से वापस लौट आती है। तो हम एक ऐसी किरण बनाएंगे जो वक्रता केंद्र की ओर जाती हुई प्रतीत हो। डॉटेड लाइन से हम इसे पीछे की ओर बढ़ा देंगे और यह किरण इसी रास्ते से वापस आ जाएगी। तो अब देखिए, हम जानते हैं कि प्रतिबिंब
कहाँ बनता है, जहाँ दो या दो से अधिक परावर्तित किरणें मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं। इस डायग्राम में ये और ये दोनों परावर्तित किरणें हैं। यह इस डायरेक्शन में दर्पण के सामने की ओर कहीं भी नहीं मिल रही हैं, लेकिन हम देख पा रहे हैं कि ये दोनों किरणें दर्पण के पीछे इस बिंदु पर एक दूसरे को कट कर रही हैं। इसका मतलब बिंब के बिंदु A का प्रतिबिंब इस बिंदु A' पर बनेगा और इस वस्तु का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए हम इसे पूरा कर देंगे एक लंबवत तीर से, जो कि इस प्रकार होगा AB'। तो यह AB' क्या है? AB वस्तु का प्रतिबिंब है। तो हम चार चीजें इनके बारे में नोट करेंगे। सबसे पहले वस्तु या बिंब की स्थिति क्या है? अनंत और P के बीच में है। तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या है? हम देख रहे हैं कि प्रतिबिंब ध्रुव और फोकस के बीच में बन रहा है और यह दर्पण के पीछे है। तो हम प्रतिबिंब की स्थिति में ये भी लिख सकते हैं कि यह ध्रुव और फोकस के बीच में बनेगा, या फिर सीधा ये लिख सकते हैं कि यह दर्पण के पीछे बनेगा। नेक्स्ट, प्रतिबिंब का आकार कैसा है? हम देख रहे हैं कि प्रतिबिंब वस्तु के आकार से बहुत छोटा है, इसलिए प्रतिबिंब का आकार छोटा है। और प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी है? प्रतिबिंब सीधा है और सीधा प्रतिबिंब हमेशा आभासी होता है। हम यह भी देख सकते हैं कि परावर्तित किरणें वास्तविक रूप में न मिलने की बजाय दर्पण के पीछे की ओर बढ़ाने से मिल रही हैं, यानी कि वे परावर्तित किरणें भी आभासी हैं, तो उनसे बनने वाला प्रतिबिंब भी आभासी होगा। जो भी प्रकाश की किरणें दर्पण से पीछे की ओर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, वे सब आभासी प्रतिबिंब बनाती हैं और हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाती है। तो फर्स्ट केस में हमने देखा, जब भी वस्तु उत्तल दर्पण के सामने एक निश्चित दूरी पर होगी तो उसका प्रतिबिंब बहुत छोटा बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा, सीधा और आभासी बनेगा। अब हम इसका दूसरा केस करेंगे, जब वस्तु अनंत पर होगी। अब क्योंकि वस्तु अनंत पर है, इसलिए हम उसे बोर्ड पर यहाँ नहीं दर्शाएंगे। और हम जानते हैं कि जो भी वस्तु दर्पण से बहुत ज़्यादा दूरी पर होती है, वहाँ से आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण पर समांतर रूप से पड़ती हैं। तो हम मान लेते हैं कि अनंत पर पड़ी किसी वस्तु से प्रकाश की किरणें समांतर रूप से इस दर्पण के ऊपर पड़ रही हैं। अब क्योंकि यह प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर है, तो नियम के अनुसार परावर्तन के बाद यह फोकस से आती हुई प्रतीत होंगी। तो इसे हम इस तरह परावर्तित करें कि यह पीछे की ओर बढ़ाने से फोकस से आती हुई प्रतीत हो। इसी प्रकार इस किरण को भी हम इस प्रकार परावर्तित करें कि ये परावर्तन के बाद फोकस से आती हुई प्रतीत हो। तो हम देख रहे हैं कि ये दोनों किरणें दर्पण के सामने कहीं नहीं मिलेंगी, लेकिन दर्पण के पीछे ये इस फोकस पर मिल रही हैं। अतः अनंत पर पड़ी उस वस्तु का प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा। तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या हुई? फोकस पर। और उसका आकार किस प्रकार का होगा? क्योंकि वस्तु अनंत पर है, इसलिए उसका साइज बहुत बड़ा मानेंगे हम, और उसका प्रतिबिंब किस प्रकार का बन रहा है? बिंदु साइज का, यानी कि बहुत छोटा। हम इसका आकार को बहुत छोटा लिखेंगे, बिंदु के साइज का।
नेक्स्ट उसकी प्रकृति कैसी है, क्योंकि परावर्तित किरणें दर्पण के पीछे की ओर मिल रही हैं, इसलिए प्रकृति कैसी होगी, आभासी, और आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। इसलिए अनंत पर रखी किसी भी वस्तु का उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा होगा, बिंदु के साइज का होगा, उसके फोकस पर बनेगा, सीधा और आभासी होगा। तो इस प्रकार हमने उत्तल दर्पण में दोनों केसेस पढ़े, जब वस्तु एक निश्चित दूरी पर यानी कि अनंत और ध्रुव के बीच में होगी, और दूसरा जब वह अनंत पर होगी। दोनों ही केसेस में उत्तल दर्पण सीधा और आभासी प्रतिबिंब बनाता है और वस्तु के आकार से बहुत छोटा प्रतिबिंब बनाता है, और हमेशा प्रतिबिंब दर्पण से पीछे की ओर होता है। इसी आधार पर हम उत्तल दर्पण के उपयोगों के बारे में पढ़ेंगे। उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों में पश्च दर्पण के लिए किया जाता है। पश्च दर्पण यानी कि रेयर व्यू मिरर, यानी कि पीछे आ रही गाड़ियों को आता जाता देखने के लिए वाहनों में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अक्सर ही ड्राइवर को अपनी गाड़ी के पीछे आती जाती गाड़ियों को देखने की ज़रूरत होती है, तो इसके लिए गाड़ी के दोनों साइडों पे साइड व्यू मिरर्स भी लगे होते हैं, और गाड़ी के अंदर भी एक मिरर यानी कि दर्पण लगा होता है, वह हमेशा उत्तल दर्पण होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि हमने देखा कि उत्तल दर्पण हमेशा सीधा और आभासी प्रतिबिंब बनाता है, इसलिए गाड़ी वाहन से पीछे कितनी भी दूर क्यों ना हो, वह दर्पण हमेशा सीधा और आभासी प्रतिबिंब उस गाड़ी का दिखाएगा। लेकिन समतल दर्पण भी हमेशा सीधा और आभासी प्रतिबिंब बनाता है। फिर उत्तल दर्पण ही वाहनों में क्यों यूज किया जाता है? इसका कारण है कि उत्तल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब छोटा होता है। उत्तल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब वस्तु के आकार से बहुत छोटा होता है। क्योंकि वस्तु का आकार छोटा है, इसलिए एक ही दर्पण में एक स्थिति में हम बहुत सारे क्षेत्र को देख सकते हैं। तो उत्तल दर्पण ड्राइवर को एक बहुत बड़ा क्षेत्र देखने के लिए समर्थ बनाता है। यह क्वेश्चन एग्जाम्स में बहुत फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है कि उत्तल दर्पण में उपयोग क्या है, या फिर इसे वाहनों में पश्च दर्पण के लिए क्यों यूज किया जाता है। इसका आंसर क्या है कि इसमें बनने वाला प्रतिबिंब हमेशा सीधा और आभासी होता है, और क्योंकि प्रतिबिंब वस्तु के आकार से छोटा होता है, इसलिए यह ड्राइवर को पीछे का बहुत बड़ा क्षेत्र देखने के समर्थ बनाता है। तो यह था उत्तल दर्पण का उपयोग।